द ओल्ड मैन एंड द सी। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 हमने स्किप किया है क्योंकि दैट इज द सेम वन। और क्वेश्चन नंबर 20 टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट हेमिंग्वाय स्टाइल। राइटर का लिखने का स्टाइल कैसा है। क्वेश्चन है राइट अ ब्रीफ नोट ऑन हेमिंग्वाय स्टाइल। हेमिंग्वाय के स्टाइल पर ब्रीफ नोट लिखें। डिस्कस हेमिंग्वायज नॉलेज ऑफ फिशिंग। लिखिए हेमिंग्वाय का फिशिंग के बारे में कितना नॉलेज है। हेमिंग्वायज नॉलेज ऑफ द ओशन। समंदर के बारे में ओल्ड मैन का कितना नॉलेज है। इस साउंड और वो मजबूत पुख्ता नॉलेज है। डिस्कस करें कि ओल्ड मैन का समंदर के बारे में मजबूत नॉलेज है। एंड इन डिफरेंट यूनिवर्स इज रिप्रेजेंटेड हेयर। एक अजनबी दुनिया यहाँ पर पेश की गई है बाय द सी, समंदर के जरिए, एंड द क्रीचर्स, और उसकी क्रीचर से मखलूक के जरिए, हेयर देयर इन, यहाँ पर एक्सप्लेन करें। यानी कि समंदर की दुनिया से हम कट ऑफ है, हमें बिल्कुल नहीं पता वहाँ शार्क्स होती हैं, मछेरे किस तरह फिशिंग करते हैं, बिल्कुल अजनबी दुनिया है, इज इट। लेकिन वो अजनबी दुनिया राइटर ने बड़े दिलचस्प तरीके से, बड़े स्टाइल के साथ हमसे फेमिलियर कर दी है। हम मानूस हो गए हैं कि यस हम जानते हैं फिशिंग ऐसी होती है। कुछ बच्चे तो वैसे तैयार ही हो गए हैं कि हम अब करेंगे ही फिशिंग, ठीक है। मुझे नुमान ने बताया है कि सर मैं अब फिशिंग किया करूँगा, ओके। मुझे अब सारा पता चल गया कैसे फिशिंग करनी है। द वाइटल क्वालिटी ऑफ द हेमिंग्वाय स्टाइल इज सिंप्लिसिटी। सबसे बड़ी क्वालिटी ये है सिंपल लैंग्वेज इस्तेमाल करता है, कोई बड़े बड़े मोटे मोटे लफ्ज इस्तेमाल नहीं करता, ओके। अ मैन इज नॉट मेड फॉर डिफीट। कोई बड़ा लफ्ज, मुश्किल लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। सिंप्लिसिटी एंड अकोरेट वर्ड चॉइस, और बिल्कुल परफेक्ट वर्ड क्या इंतखाब है। लफ्जों का इंतखाब अकोरेट और सिंपल है, बिल्कुल परफेक्ट लफ्ज चुनता है अपनी बात कहने के लिए। ही यूजेस शॉर्ट डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। वो साफ साफ छोटे छोटे सेंटेंसेस का इस्तेमाल करता है। इट सीम्स ही राइट्स द स्टोरी। ऐसा लगता है कि वो स्टोरी लिखता है। देन रिमूव्स द एडजेक्टिव एंड एडवर्ब्स, और फिर लिखने के बाद जितने उसने एडजेक्टिव्स और एडवर्ब इस्तेमाल किए होते हैं सारे दोबारा निकाल लेता है। एडजेक्टिव क्या होता है, खूबी या खामी, ओके, खूबी या खामी। अच्छा कोई एक एग्जांपल दें। अच्छा, ही इज अ वेरी गुड फिशरमैन, ठीक है। अच्छा, ही इज अ वेरी भी लगाया, गुड भी लगाया, फिशरमैन। वेरी क्या है, ये एडवर्ब है। गुड क्या है, एडजेक्टिव है। फिर उसने बाद में दोनों लफ्ज निकाल दिए, उसने कहा ही इज अ फिशरमैन, ठीक है। जैसे उसने कहा अ ब्रेव मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड अटरली बट कैन नॉट बी फुली डिफीटेड। उसने ऐसा सेंटेंस लिखा। फिर उसने ब्रेव को निकाल दिया, अटरली को निकाल दिया, फुली को निकाल दिया, बन गया अ मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड। ऐसा लगता है लिखता है, फिर एडवर्ब और एडजेक्टिव दोबारा निकाल लेता है, ओके। सेंटेंस बड़ा स्ट्रॉन्ग, ताकतवर और क्लियर कट हो जाता है। अगर वो उसमें एडजेक्टिव और वो नहीं भी होता तो वो उसके मीनिंग में आता। हाँ, नहीं हो रहा था फिर भी सेंटेंस ऐसा जोरदार होता है, ऐसा वाज़ेह होता, लगता है कि सारे मीनिंग इसमें मौजूद हैं। गुड, अच्छा एनालाइज किया आप। क्या बेटा ओल्ड मैन नहीं बोलता? हाँ, ओल्ड मैन कुछ कहता भी है तो किसने उसके मुंह से कहलवाया? हेमिंग्वाय। राइटर तो वो है ना, ठीक है। उसको कैसे पता किसने ये बोला? उसे खुद क्रिएट किया, उसे खुद से स्टोरी बनाई। हाँ, सेम लाइक वो एक लड़की थी, उसका नाम था हिना, है। तो हिना जो है ना वो बड़ी सोफिस्टिकेटेड घर से थी ना, बड़े सोफिस्टिकेटेड ड्रेसिंग में वो आती। तो मैंने उसे हैप्पी प्रिंस पढ़ाया तो 2 मरतबा पढ़ा दिया, उसने कहा फिर पढ़ाया, फिर पढ़ाया।
तो ऐसे उसने गुस्से का इजहार किया। मैंने कहा क्या बात है, तुम्हें समझ नहीं आ रही, इतनी आसान स्टोरी है। उसने कहा मुझे कैसे समझ आएगी, अब यहाँ पर स्टैचू बोल रहा है तो मुजस्मे तो नहीं बोलते ना, ये कैसी स्टोरी है, मुजस्मा बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, मुझे समझाएं। मैंने कहा बाकी ये बात तो समझने वाली नहीं है, कैसे समझाए कि मुजस्मा कैसे बोलता है। मैंने कहा फर्जी कहानी है ना, ऐसे फर्ज किया गया है। देन हैवी यूज ऑफ नाउन्स, नाउन्स का हैवी यूज है, बड़े मोटे मजबूत नाउन इस्तेमाल करता है। एंड वर्ब्स, डिफीटेड, डिस्ट्रॉयड, जरा जबरदस्त किस्म के वर्ब इस्तेमाल करता है। मेक हिज डायलॉग्स मोर विविड, उसके डायलॉग्स को वाजे कर देते हैं। एंड मेमोरेबल, और यादगार बना देते हैं। क्लियर? ही बिलीव्स दैट इफ द एक्सपीरियंस हैज बीन फेल्ट डीपली, वो कहता है अगर तजर्बे से आप खुद गुजरे हुए हैं, एंड ट्रूली इट कैन बी एक्सप्रेस्ड, तो फिर वाकई सच्चाई के साथ ये तजर्बा पेश किया जा सकता है। इन द सिंपलेस्ट पॉसिबल लैंग्वेज, सादा तरीन मुमकिन लैंग्वेज में। देखिए दो बातें हैं, एक आदमी आपको स्टोरी सुनाता है और वो तजर्बे से नहीं गुजरा, वो वैसे फर्जी स्टोरी सुनाता है एक मिसाल के तौर पर, तो आप उसकी स्टोरी सुनते हैं, उसमें फिर मोटे मोटे वो लफ्ज़ डालता है, खूबसूरत तरीन लफ्ज़ डालता है, तो फिर आपको थोड़ा सा अच्छा लगता है। दूसरा शख्स होता है, उसका एक्सपीरियंस होता है, तजर्बा होता है, जब उसके साथ बैठते हैं तो मोटे मोटे अल्फाज का मजमुआ नहीं बनाता अपनी लैंग्वेज को, सादी बात करता है, लेकिन फिर भी उसमें चाशनी मौजूद होती है। अगर आपको तजर्बा है तो फिर उस तजर्बे को आप सिंपलेस्ट लैंग्वेज में इस्तेमाल कर सकते हैं। हेमिंग्वे को फिशिंग का खुद तजर्बा है, वो ओशन में खुद रहा है, जंगों में खुद स्ट्रगल करता रहा है, इंजरी उसने खुद देखी है, तो ये तमाम दर तजर्बात की वजह से अब वो सिंपलेस्ट लैंग्वेज में बात कर देता है, तो उसकी बात में मजबूती है। भाई मैं आपको अपनी लेक्चर के दौरान कभी कभी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से शेयर करता हूँ, दीज आर वेरी सिंपल एक्सपीरियंसेस, और लैंग्वेज भी सिंपल होती है, बट यू एंजॉय इट, आप रियलाइज करते हो अच्छा, आप हंसते हैं, कहका लगाते हैं, कैसे ओरिजिनल एक्सपीरियंस होते हैं। आपको अगर किसी राइटर के साथ बैठने का तजर्बा हो, आप किसी राइटर के साथ बैठें जिसका फुली एक्सपीरियंस ना हो, पर्सनल तजर्बा ना हो, आप उससे बैठेंगे, उसकी बातें सुनेंगे, शायद उसकी बातें सुनकर आप थोड़े से इम्प्रेस हो जाएं। लेकिन अगर आप एक सिंपल फौजी के साथ बैठ जाएं, अगर आपको कभी एक्सपीरियंस हुआ है फौजी के साथ बैठने का, वो आपको अपने कारनामे बताएगा, अपनी जंग की बातें बताएगा, उसके बाद लैंग्वेज नहीं होगी, वो सिंपलेस्ट लैंग्वेज में सारी बातें बताएगा, लेकिन आपका जी नहीं करेगा कि आधा आधा दिन उससे उठने को। आप कहेंगे ये बातें सुनाए रखे, ये दिलचस्प बातें हैं सारी की सारी। ओके, क्यों? वो एक्सपीरियंस की बेस पर बोल रहा होता है। ओके, लिटरेचर के या इंग्लिश पढ़ाने वाले और टीचर्स हैं, बहुत सारे हैं। मैं क्योंकि पाकिस्तान के हर शहर में 3-3 माह 4-4 माह उनके कल्चर के मुताबिक ज़िंदगी गुजार चुका हूँ। मैं जब लिटरेचर में आया, मैंने कहा इसकी ऐसी की तैसी, आज मैं बताता हूँ लिटरेचर क्या है। वाई? बिकॉज वो एक्सपीरियंस था ना पीछे से, को गरीबों को देखने का, अमीरों को देखने का, लेबर क्लास का, फिर एलीट क्लास का, सारे एक्सपीरियंस मिल गए ना। तो मेरी पहली बुक जो आई थी उसके ऊपर लिखा हुआ था कि ही हैज़ डन हिज जॉब फ्रॉम लेबर टू लेक्चरर से लिखा था कि हर तरह के प्रोफेशन से, तकरीबन 26-27 प्रोफेशन मैंने अडॉप्ट किए हैं खुद। इलेक्ट्रिशियन बनने की कोशिश की, टेप मैकेनिक बनने की कोशिश की, घड़ियों का मैं वो बनने का मैकेनिक उसका बनने की कोशिश की, और भी बहुत सारे काम किए ना, लेकिन सब मोस्टली मैं नाकाम रहा हूँ। ठीक है, नहीं खाना बनाने में नहीं की। ठीक है, यही तो फायदा है, यही तो फायदा है। ओके, उसको हाँ, जिस तजर्बे से गुजर रहे होते हैं उसको फिर आप अच्छे से सिंपल लैंग्वेज में बयान कर सकते हैं, वेरी सिंपल। ही नोज अबाउट डिफरेंट मूड्स, वो जानता था मुख्तलिफ मूड्स के बारे में, वेदर मौसम के बारे में, डेप्थ ऑफ द सीज समंदर की गहराइयों के बारे में जानता था। कौन?
हेमिंगवे खुद जानता था समंदर के मूड्स के बारे में, वेदर के बारे में, उसकी गहराइयों के बारे में। ही नोज ऑलमोस्ट ऑल काइंड्स ऑफ फिशेस, तकरीबन तमाम अकसाम की फिशेस को जानता था। फाउंड इन द गल्फ स्ट्रीम, जो दो पहाड़ों, समंदर में ठहरे दो पहाड़ों के दरमियान समंदर बह रहा होता है, उसे गल्फ कहते हैं, दरमियानी रास्ता समंदर का। देयर आर फ्लाइंग फिश, यहाँ पर उसके नावल में पाई जाती हैं फ्लाइंग फिश, उड़ने वाली फिश। लाइफ ऑफ पाई मूवी किसने देखी है? आपने देखी? आपने आज मूवी देखी जाकर लाइफ ऑफ पाई, आप बहुत एंजॉय करेंगे। ठीक है, दैट इज नॉट बोर मूवी। शुरू में थोड़ी सी है बोर, फिर तो मजा आ जाता है। थोड़ी सी देखी हुई है, स्टार्ट फिर एंड। उसमें फ्लाइंग फिश आपको बड़ी नजर आती है जी। सर स्टोरी का थीम क्या है? स्टोरी का थीम है कि एक नौजवान लड़का 17 साल का 18 साल का एक शेर के साथ एक बोट पर समंदर में तन्हा रह जाते हैं। ठीक है, आया मजा? पैसे नहीं अच्छी है अमेरिकन पाई, वो इसी तरह की है क्या? डिफरेंट है। मेरी इंग्लिश मूवीज मैंने बहुत थोड़ी देखी है, हालांकि मैं इंग्लिश लिटरेचर का आदमी हूँ। मैं इंग्लिश मूवीज बहुत सिलेक्टेड देखता हूँ और मैं मोस्टली इंग्लिश मूवीज को रिजेक्ट करता हूँ कि उनके थीम्स लड़ाने भिड़ाने वाले होते हैं। गन वाली जो मूवी होती है, मैं कहता हूँ ये नाकाम मूवी है। हाँ, ये नाकाम मूवी होती है। क्या होता है, एक बंदा गन लेकर जाता है, गोलियां चला रहा, क्या है ये? को बात है यार, ये लेटेस्ट मूवी बंदे आ गए जी, क्रैशन को गोलियां बंदूकें, ये क्या मूवी है? मूवी सही पूछिए तो इंडियन मूवीज बहुत अच्छी बनी है। जो आर्ट मूवीज हैं, वजूद मूवी देखें, यशवंत देखें आप, 4084 देखें आप, हंसेंगे भी सही, और इश्किया मूवी है तो 1.5 इश्किया है, बड़ी ये आर्टिस्टिक मूवीज हैं, ये मज़े की हैं। इंग्लिश मूवीज चंद देखें, जैसा कि वो मूवी थी, ओए कौन सी कह रही हो? चेक करना तो मुझे, सिंपल सी बात है, वो मूवी है जनाब यार, गुरीले वाली मूवी आई थी पिछले दिन। बच्चा जिसमें छोटे से बच्चा आता है वो तो नहीं। अच्छा, एक कुनान द बारबेरियन मुझे मूवी अच्छी लगी थी, कुनान द बारबेरियन। हाँ हाँ हाँ, वो अच्छी है। एप्टो क्लेप्टो एक मूवी है, किसी ने देखी है? हाँ, एप वो प्लैनेट्स ऑफ द एप्स, वो मूवी अच्छी थी। प्लैनेट्स ऑफ द एप्स, एक वो मूवी अच्छी थी। ठीक है, अच्छा, एक 2012 में मूवी आई थी अर्थक्वेक के ऊपर, वो दिलचस्प। देयर आर फ्लाइंग फिश का जिक्र किया उसने, डॉल्फिन्स का जिक्र किया, मॉर्लिन्स का जिक्र किया, श्रिम्प का जिक्र किया, स्क्वाड का जिक्र किया, सार्डीन्स, बोनीटा, अल्बकोर, टूना एंड शार्क्स, ये मुख्तलिफ मछलियों के नेम है, इनका जिक्र किया उसने। द शार्क्स मेंशन्ड इन द नावल और माको, कौन कौन सी किस्मों की शार्क्स उसने मेंशन की? माको, डेंटेसो एंड गैलानोस। ही नोज फिशिंग इक्विपमेंट्स, वो फिशिंग इक्विपमेंट्स आलात के बारे में जानता है। लाइक बेट्स, के कांटे कैसे बनते हैं, डाले जाते हैं। हापून, वो नेज़े के बारे में जानता है। गफ, बर्छे के बारे में। क्लब, कॉइल्स, रस्सियों के बारे में जानता है। सेल, बांध के बारे में जानता है। मास्ट, और मास्ट भी वही होता है, डंडे के ऊपर कपड़ा लगा देते हैं तो वो मास्ट बन जाता है, उसे सेल भी कहते हैं, मास्ट भी कहते हैं। कभी नहीं देखा? बोर्ड के ऊपर एक कपड़ा सा नजर आता है, कभी कभी लहरा रहा होता है, वो हवा के प्रेशर को कैच करने के लिए होता है। ठीक है, उसको अंदर जो डंडा लगा होता है ऊंचा, उसे कहते हैं मास्ट। उसके ऊपर जो कपड़ा लगा होता है उसे कहते हैं सेल। ओवरऑल पूरी बोर्ड को भी सेल कहते हैं।
ठीक है, हाँ समंदर के सफर को भी सेल कहते हैं। That is the cause which makes an indifferent universe of sea understandable। इसीलिए एक अजनबी समंदर की दुनिया हमारे लिए अंडरस्टैंडेबल हो जाती है, हम उसे आसानी से समझ सकते हैं। समंदर का सफर किसी ने किया हो? समंदर, हाँ कहाँ पर? कराची में। कैसे वो गई थी ना? कौन सा जजीरा है वो? पता नहीं, मुझे ऐसे नीचे गोल सा बना सुराख सा भी है, हाँ, इसके ऊपर भी गए थे। पैराडाइज बे पर गए होंगे आप। हाँ पैराडाइज बे, तो वहाँ पर कोई बोटिंग तो नहीं होती, सम तब होती थी। 1965 की बात होगी। समंदर में नहाने से बहुत सारी बीमारियां खत्म हो जाती हैं समंदर में नहाने से। हाँ 5 समंदर में नहाया हुआ हो। पीछे पीछे आ गए। इन द लॉन्ग रन, तवील अरसा में या ओवरऑल बात की जाए तो, अच्छा इन द लॉन्ग रन का मतलब है तवील अरसा नहीं है, इन द लॉन्ग रन का मतलब है बहरहाल ताहम। बात को कंक्लूड करते हैं, ख़त्म करते हुए कहते हैं, लंबी बात को छोटा करते हुए हम ये बात कहेंगे, हेमिंगवाय हैड अ थ्योरी। हेमिंगवाय की एक थ्योरी है, एक उसका नज़रिया है, कॉल्ड द आइसबर्ग थ्योरी। इसको आइसबर्ग थ्योरी कहते हैं। विच स्टेट्स दैट, जिसका मतलब है व्हाट इज़ विजिबल, जो चीज़ नज़र आ रही है, ऑन द सरफेस पर, इज़ ओनली अबाउट 1/8, वो 8वां हिस्सा है ऑफ द टोटल एक्सपीरियंस, टोटल तजर्बे का। आपने नावल पढ़ा, अब आइसबर्ग थ्योरी समझ लें। आपने नावल पढ़ा, नावल में एक फिशरमैन है, समंदर है, मार्लिन पकड़ी, शार्क्स उसे खा गई, ढांचा लेकर आ गया। दिस इज अ स्टोरी ऑफ अ चाइल्ड। एक नौजवान की बेहतरीन कहानी है, ठीक है, नौजवान के लिए बेहतरीन एक कहानी है। ये एक सिंपल सरफेस स्टोरी है, लेकिन अगर हम इसको डेप्थ में देखें, इसकी मजीद थीम्स निकालें, हम कहते हैं ये ओल्ड मैन सिंबलाइज करता है तमाम दुनिया के लोगों को, एक ये लेयर आ गई। और ये ओल्ड मैन होपफुल रहता है, दूसरी लेयर आ गई। फिर हम कहते हैं ये ओल्ड मैन समंदर में जाता है, समंदर जो है ज़िंदगी है, हर इंसान समंदर में सफ़र करता है, ज़िंदगी में सफ़र करता है, चौथी लेयर आ गई। उसके बाद ज़िंदगी में शॉक्स जैसी मुसीबतें आती हैं, इंसान उसके साथ फाइट करता है, 5वीं लेयर आ गई। इसके बाद फिर वो जीता या हारा, उसकी जीत है या हार है, फिर ये फ़िलासफ़ी है। तो वैसे तो सिंपल स्टोरी थी, ये हमने 8 बातें और कहाँ से निकाल ली। ये राइटर का कमाल होता है उसके स्टाइल का, कि वो एक हिस्सा ऊपर ऊपर रखता है और उसके नीचे वो 7 और लेयर्स रख देता है। जो सोचने वाला है वो सोचता चला जाता है और डेप्थ तक पहुंच जाता है। ओके, इसे कहते हैं आइसबर्ग थ्योरी। पूरे तजर्बे का, पूरी बात का 8वां हिस्सा ऊपर, 7 हिस्से नीचे। ओके, फिर इंसान की जितनी कैपेसिटी होती है, ताकत होती है, वो उसके मुताबिक उसे तलाश करता है, देखता है। ये किसी खूबसूरत बात है। हमारे यहाँ जो राइटर हैं वो रीडर को डम और बंद कर देते हैं, एक ही बात कहते हैं और डिसीजन दे देते हैं साथ कि भाई ऐसे ही है, बस ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए। तो आप उसे अडॉप्ट करते हैं, बाकी सारी चीज़ें बंद, आप उसके फॉलोअर बन जाते हैं। अंग्रेज या इंग्लिश राइटर है, वो आपको मॉरल नहीं देता, वो बात एक कहता है, उसकी बात थोड़ी वेग होती है और रीडर उसको सोचता है। ये मैं मॉडर्न बात कर रहा हूँ, एक जदीद आजकल के जो बात हो रही है ऊपर वाली सतह पर, कि भाई एक राइटर लिखता है, सारे कहते हैं ये राइटर बहुत अच्छा है, सारे उसको फॉलो करना शुरू करें, सारे तो हम उसके गुलाम हो गए, जो वो कहेगा वही ठीक है। भाई एक बार ऐसा हुआ,
एक राइटर था फॉरेन में, वो बहुत फेमस राइटर था, उसको पढ़ने वाले बहुत सारे लोग थे, और उसने कहा मैंने ज़िंदगी की सारी फिलॉसफी कर दी है, अब मैं आफ्टर डेथ देखना चाहता हूँ। और उसने डिसाइड किया कि मैं फिलहाल दिन बिल्डिंग से छलांग लगा दूंगा। और उस दिन जो मुकर्रर दिन था, उस दिन उसने बिल्डिंग से छलांग लगाई, उसके साथ 3000 और लोगों ने छलांग लगा दी अपने अपने घरों की छतों से, कि आफ्टर डेथ देखना चाहता है हमारा लीडर, तो हम भी देखना चाहते हैं, साथ एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। तो ये नुकसान हो गया, बाद में वो फिलॉसफी गलत हो गई और वो 3000 लोगों का नुकसान हो गया। लाजमी तो नहीं राइटर जो बात कह दे वही ही ठीक है, लाजमी नहीं है। न्यूटन ने एक बात की, उसका रूल बाद में आकर उसको वायलेट कर दिया कि उसके जगह पर नया रूल आ गया। तो इसमें क्या ऐसी बात है? एक इंसान अपनी सोच समझ के मुताबिक कोई बात कहता है। इसलिए जब रीडर पहाड़ों के दरमियान में बिस्तर लगाकर शाम को नमाज के बाद रिसाला पढ़ना शुरू करता है या किताब पढ़नी शुरू करता है, तो किताब पढ़ते पढ़ते वो सोचता है अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि हम सारे हिंदुओं को मुत्तहद होकर चलना चाहिए, क्योंकि गांधी ने ये कह दिया है, नेहरू ने ये कह दिया है, और बाकी किसी की बात हमने माननी नहीं, सुननी भी नहीं, क्योंकि उनकी फिलॉसफी लॉजिकल होगी और हमें भटका देने वाली होगी रास्ते से। ओए होए होए होए। अब पहाड़ों के अंदर इंडिया में एक आदमी नेहरू की किताब पढ़ रहा है और कह रहा है कि दूसरे की बात तो सुननी ही नहीं है ना, क्योंकि उसकी फिलॉसफी आपको रास्ते से भटका देगी। तो वो तो पक्का हो गया ना, वो तो हमेशा सारी जिंदगी उसी के साथ स्टिक हो जाएगा। अगर राइटर ये कहे कि हमें दूसरे की बात भी सुननी चाहिए, हो सकता है उससे हमारे सेंसेस में कोई फ़ायदा हो, जब मैंने ये बात की दूसरों की बात भी सुननी चाहिए, हो सकता है उससे हमारे सेंसेस में कोई बेहतरी आ जाए, कोई बात मज़े की नहीं है, कोई मजबूत बात नहीं है, वेग बात है, हल्की फुल्की बात है, लेकिन ये गहरी बात है, ज़्यादा अच्छी यही है। इसमें ना मुसलमान की बात आई, ना क्रिश्चियन की बात आई, ना हिंदू की, ना रशियन की, किसी की नहीं आई। ये ज़्यादा बड़ी बात है। ठीक है, वैसे मैंने मुश्किल बातें कर दी हैं, मुझे करनी नहीं चाहिए थी, आपको समझ पता नहीं आ रही है कि नहीं आ रही है। फेक का, वेग का मतलब मुबहम, गैर वाज़े। ठीक है, नहीं, गैर वाज़े का मतलब होता है कंफ्यूज स्टेटमेंट। ठीक है, क्लियर कट ना हो। बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं, आप कहें बेटा आपने ना कोई वहाँ शरारत नहीं करनी और किसी को वहाँ पर ना आपने तकलीफ नहीं देनी, ये वेग बात है। बच्चे बेटा आपने किसी का बस्ता नहीं खोलना, बेटा आपने शार्पनर नहीं उठाना, बेटा किसी का कान नहीं काट देना, बेटा किसी का आँख में खड़ा नहीं मारना, सारे मारों से सुना कर भेजो, वो वाज़े बात है। अब दुनिया में ये झगड़ा है कि वेग स्टेटमेंट होनी चाहिए या वाज़े होनी चाहिए। तो पहले से सारी वाज़े स्टेटमेंट थी। वाज़े स्टेटमेंट से क्या हुआ आप बताएं? लड़ाई हुई। सर कुछ किसी की पैरवी करने लग जाते हाँ, और कुछ लोग किसी और शाबाश। फिर क्या होता था? शाबाश, वेरी गुड, आप तो समझदार हैं। ठीक है, आमना भी यही कहने लगी थी। ठीक है, तो वेगबाज से क्या होगा? हर शख्स अपने अपने तजर्बे के मुताबिक और लोगों को सोचने की सलाहियत बढ़ेगी और हर कोई अपने मुताबिक काम करेगा। अल्लाह करे कि आप एड्रन रिच पढ़ें और आपको ज़िंदगी का मज़ा आ जाए कि वेग स्टेटमेंट क्या होती है, गहराइयाँ क्या होती हैं, तारीख क्या होती है, जिद्दत क्या होती है, औरत क्या होती है, आपको पता चलेगा। एड्रन रिच एक राइटर है, मैं अक्सर कहता हूँ, वो उसकी डेथ हुई है अभी कोई तकरीबन 2 साल हुए हैं उसकी डेथ को, हैं। तो मैं कहता था बच्चों से, अपने स्टूडेंट से, लड़कियों से खासकर, मैं कहता हूँ तुम्हारी माँ जिंदा बैठी है। ठीक है, अमेरिकन थी और वाकई वो औरतों की माँ थी, और उसको मैंने टाइटल दिया था, मैंने कहा था फादर ऑफ वेमेन। वो औरत थी, मैं से कहता फादर ऑफ वेमेन, ये औरतों का बाप है। ठीक है, और उसकी वजह से आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आपको इस बात पर यकीन नहीं आवा, मुझे तो मेरे अब्बू ने भेजा है। आप बिलीव करें, उसकी वजह से आप लोग यहाँ तक आके बैठे हुए तालीम हासिल कर रहे हैं। उसकी ऐसी थेरीज थी, दुनिया को हिला दिया था उसने।
ये तो नहीं जो आपने बताया था उसके एक कान में वो था। हाँ, एक कान में बाली है, एक में नहीं है। ठीक है सर उसकी कोई वो बताएंगे? उसकी पोइम्स हैं और उसने लाखों नोट्स लिखे हैं। ठीक है, तो उसकी पोइम्स हैं, आपको वो समझ नहीं आएंगी। तो अगर आपने समझनी हो तो पोइम पहले डाउनलोड करें नेट से। उस पोइम का नाम है रैक, डाइविंग इनटू द रैक, डाइविंग इनटू द रैक, WRECK रैक है। रैक में गोता लगाना। और जो जिनको बहुत ज़्यादा शौक है अपने बारे में, औरत के बारे में, तारीख के बारे में और जिद्दत के बारे में सुनने का, समझने का, अपनी ज़ात के बारे में, वो जब डाउनलोड कर लें उसे तो उसको पढ़ें 3, 4, 5 मरतबा और आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगी। ठीक है, फिर आप मुझसे एक लेक्चर ले लीजिएगा जिसमें लाइन टू लाइन पढ़ाऊँगा, समझाऊँगा। फिर वो पढ़ने के बाद आप कहेंगे ये आपने हमारे साथ क्या कर दिया है। ठीक है जिस तरह वो एक आदमी था, वो गया डॉक्टर के पास, उसने कहा डॉक्टर साहब मुझे ना आप सिख बना दो, सिख बना दो। उसने कहा सरदार और सिख बनाने के लिए तुम्हारा 10% दिमाग निकालना पड़ेगा। उसने कहा निकाल दे। तो डॉक्टर उसका ऑपरेशन किया तो गलती से उसका 90% दिमाग निकाल दिया। जब वो बंदा उठा तो उसने डॉक्टर से कहा ओ खोचा तुमने हमारे साथ क्या कर दिया। तो तुम लोग डाइविंग इनटू रैक पढ़ने के बाद तुम लोग कहोगे ओ खोचा ये तुमने हमारे साथ क्या कर दिया। ठीक है, फिर ऐसा ना हो जाए, इसलिए आप ना पढ़े अभी उसे। MA में जब आइएगा तो वो आपको पढ़ाऊंगा तो आप पढ़िएगा। ठीक है बोला था आइसबर्ग थ्योरी। जी, आपने सवाल सुन ले जी, सवाल सुने, बात सुने। आइसबर्ग थ्योरी का कुछ बेटा आइसबर्ग थ्योरी यही बता रहा हूँ, बताओ। आइसबर्ग थ्योरी का मतलब है कि सरफेस पर थोड़ी सी चीज़ नज़र आती है, नीचे उसके साथ से छुपी होती है चीज़। जैसे समंदर में आप जा रहे हैं, आपको वहाँ पर कोई पहाड़ नज़र आया है, समंदर में ठहरा हुआ जजीरा नज़र आया छोटा सा, तो वो ऊपर थोड़ा सा है, उसकी रूट्स साथ से नीचे हैं। आइसबर्ग थ्योरी का मतलब यही है कि बर्फ़ का तोदा समंदर में नज़र आ रहा है लेकिन नीचे पूरा ग्लेशियर छुपा हुआ है समंदर का। इसी तरह वैसे तो छोटा सा आपको नावल नज़र आया है लेकिन नीचे बहुत सारी शाबाश जी। ठीक है, वैसे आइसबर्ग तो वो होता है ना, एक जैसे सब्ज़ पत्ते होते हैं ना सब्जी, वो बर्गर वगैरह में डलते हैं, उसको कहते हैं। अच्छा, पता नहीं। आइसबर्ग। ठीक है, मूवी का नेम क्या बोला था? टाइम मशीन वाली। लाइफ ऑफ पाई, PIE, पाई। ओए क्या मजे की बातें कर रही हो। ADERIENE, एड्रॉइन रिच, RIC, ADERIENE, रिच। जी जी, अच्छा जी। तो ये मेरे ख्याल आइसबर्ग थ्योरी का अच्छा खासा हमने कर लिया। सो हेमिंग्वाय स्टाइलिस्टिक विजडम। तो हेमिंग्वाय वैसे अक्सर ऐसा होता है कि लेक्चर जो रिकॉर्ड हो जाता है उसमें आखिरी लाइन से पहले लंबी डिस्कशन हो जाती है। जो रिकॉर्डिंग सुन रहे होते हैं ना तो वो थक जाते हैं, उनके शोल्डर रह जाते हैं कि ये आखिरी लाइन के बाद ही कर लेते हैं डिस्कशन, ताकि हम रिकॉर्डिंग ना सुनते सारी की सारी। अच्छा चलो। सो हेमिंग्वाय स्टाइलिस्टिक विजडम, हेमिंग्वाय की जो स्टाइल वाली जहानत है, स्टाइल की जहानत जो है, एंड इमेजिनेशन, और जो उसकी इमेजिनेशन है, आर नॉट फार फ्रॉम रियलिटी, वो हकीकत से दूर नहीं है। यानी उसका स्टाइल, उसकी विजडम, उसकी इमेजिनेशन, ये हकीकत से मिलती जुलती है, करीब करीब है।
दैट वाज द ओल्ड मैन एंड द सी। क्वेश्चन नंबर 19 आपने वैसे पढ़ना है एक बार तो आपको पता चल जाएगा, ये पिछली सारी बातें मैंने दोबारा लिख दी हैं, क्वालिटीज़ लिख दी हैं कि नावल की क्वालिटीज़ क्या हैं।